हेलो स्टूडेंट्स। आज 29 अप्रैल 2020। कल मैंने आप लोगों को समांतर श्रेणी के बहुत से सवाल, जितने तरह के अलग अलग तरह के जितने होते हैं, मैंने आपको स्टेप वाइज कल तक हल कराए। 4 दिन में मैंने वो एक्सरसाइज पूरी की और आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा, क्योंकि मैं स्टेप वाइज बोल भी रहा हूँ और स्टेप वाइज लिख भी रहा हूँ। उसमें लिख के आपको दे रहा हूँ, हर स्टेप को एक स्टेप भी नहीं छोड़ रहा हूँ। तो आप लोग उसमें सीख रहे होंगे। कल किसी का होमवर्क नहीं आया है, सवेरे आया था, शाम के समय कोई होमवर्क नहीं आया। जबकि मैंने आपको ग्रुप में जो दूरदर्शन द्वारा ज्ञानदीप श्रृंखला हमारी चल रही है शिक्षण की, उसके एपिसोड भी मैं भेज रहा हूँ आपके पास। वो भी शायद आप देख रहे होंगे, उसका भी आप फ़ायदा ले रहे होंगे। अच्छे अनुभवी और जो बहुत होशियार विषय के हैं, विषय विशेषज्ञ, उनके द्वारा वो कक्षाएं संचालित हो रही हैं। तो आप उसमें ज़रूर सीख रहे होंगे, उसे देख रहे होंगे। इसीलिए मैं एक ग्रुप में भी उनको डाल रहा हूँ। हो सकता है कुछ बच्चे घर पर नहीं देख पा रहे हों। तो बच्चों, आज मैं आपको वही, कल मैं समरूपता पे चला था, उसी में आगे बढ़ रहा हूँ। अच्छा, कल एक चीज़ मैंने ये कहा था कि आपने सर्वांग क्षमता पहली कक्षाओं में पढ़ी है, 9वीं पढ़ी है। थोड़ा सा मैं उसको रिलेट कर रहा हूँ समरूपता से। एक बार पहले थोड़ा रिफ्रेश आपको कर रहा हूँ। सर्वांगसम आकृतियों के माप और आकार दोनों बराबर होते हैं, ये आपने पढ़ रखा है, क्योंकि उसका नाम ही है सर्वांग सम। सर्व अंग समान, सभी अंग। अब मान लेते हैं हम त्रिभुजों की बात करें, उनके अंग की बात करें तो उनके आँख, नाक, कान, हाथ, पैर, ये अंग तो नहीं होते हैं। तो त्रिभुजों के अंग वही होंगे, भुजाएं हैं, है ना, उनके कोण हैं, वो उनके अंग हुए। तो सर्वांगसम आकृतियां वो होंगी जिनके माप के साथ साथ आकार भी एक समान होगा। जबकि समरूप आकृतियों में मैंने कल आपको बताया कि उसमें क्या होगा, आकार तो हमेशा बराबर होगा, लेकिन माप जो है हमेशा समान नहीं होगी। मतलब कहने का मतलब, आकार हमेशा ही एक सा होगा दो आकृतियों का, लेकिन उनकी माप जो है आपस में बराबर भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है। अतः यदि दो आकृतियों में उनके माप और आकार दोनों समान है, अगर मान लेते हैं ऐसा हो जाता है कि उनकी माप भी आकार भी दोनों समान है, तो वो सर्वांगसम भी और समरूप भी दोनों होंगी। ठीक है। यदि दो आकृतियां सर्वांगसम हैं तो वे समरूप भी होंगी, लेकिन सभी समरूप आकृतियां हैं तो यह सर्वांगसम होंगी जरूरी नहीं है। कभी कभी वो सर्वांगसम भी हो सकती हैं समरूप आकृतियां। लेकिन दो आकृतियां अगर सर्वांगसम है तो समरूप तो अवश्य होंगी। अगर समरूप है दो आकृतियां तो उनका ये जरूरी नहीं है कि वो हमेशा सर्वांगसम हो। जब उनकी सभी अंग समान भी होंगे, भुजाएं, कोण बराबर भी आ जाएंगी, उनकी मतलब आकार और माप दोनों बराबर होंगे, तब वो सर्वांगसम भी होंगे, समरूप भी होंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्नावली 6.1। इसमें मैं पहला प्रश्न तो नहीं बता रहा हूँ, आप लोग रिक्त स्थान में वही समरूपता ही है ज़्यादातर। और एक लास्ट वाले में कि जो समरूप आकृतियाँ होती हैं उनके लिए दो शर्तें क्या क्या होती है, संगत कोण बराबर होते हैं और संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। बाकी बाकी में समरूपता ही है। आप क्लियर कट आपसे पता चल जा रहा है आपको। तो प्रश्नावली 6.1 का दूसरा प्रश्न ले रहा हूँ। निम्नलिखित युग्मों के दो दो उदाहरण दीजिए, कह रहा है। नंबर 1, समरूप आकृतियाँ, परिभाषा बता रखी है। तो दो है इसमें। नंबर 1, समरूप आकृतियों के दो उदाहरण, और ऐसी आकृतियाँ जो समरूप नहीं है उनके दो उदाहरण। तो समरूप आकृतियाँ जो हैं उनके दो उदाहरण आप बहुत से ले सकते हैं। वर्ग हैं, सभी सभी वर्ग आपस में उनकी, क्योंकि उनकी भुजाएं बड़ी छोटी हो सकती हैं लेकिन उनका आकार हमेशा बराबर होगा और समरूप है। समबाहु त्रिभुज जितने भी हैं उनकी भुजाओं के आकार छोटे बड़े हो सकते हैं, लेकिन आकार उनका हमेशा समान होगा। ठीक है। तो ये भी समरूप है। ठीक। और दूसरा एक और कहा था इसने, जैसे एक उदाहरण और दीजिए समरूपता का। मान लेते हैं एक ही बिंदु को केंद्र मानकर हम अलग अलग त्रिज्याओं के बहुत से वृत्त खींच दें, मतलब सकेंद्रीय वृत्त। तो उनकी आकार तो एक सा ही होगा, वृत्ताकार हुए सभी, लेकिन उनकी त्रिज्याएं अलग अलग हैं, तो वो भी समरूप है। और सेकंड जो दिया है, ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है। अब जैसे आप एक वर्ग ले लें, एक त्रिभुज ले लें, ये आपस में कभी समरूप नहीं होंगे। या एक वर्ग ले लें और आयत ले लें, ये आपस में समरूप नहीं होंगे। ठीक है ना। ठीक, क्योंकि इनकी संगत भुजाएं समानुपाती नहीं आएंगी। अब वर्ग है और आयत है,
इनके कोण तो बराबर होंगे आपस में 90 डिग्री, लेकिन इनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान नहीं आएगा। ठीक है, आ रही बात समझ में आपके? तो और एक दूसरा उदाहरण और ले लें हम, एक वृत्त ले लें, एक त्रिभुज ले लें, ये कभी भी समरूप नहीं होंगे। तो इस तरह से बहुत से एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। अच्छा, तीसरा प्रश्न देखिए, इसमें क्या कह रहा है, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप हैं या नहीं। तो इसमें मैं एक खंड आपको बता रहा हूँ, ठीक। और अच्छा, तीसरे प्रश्न में, हाँ पहले तीसरे प्रश्न की बात करते हैं, सॉरी ये मैं सेकंड की बात कर रहा था। सेकंड प्रश्न में ये बता दिया मैंने। तो ये तीसरे क्वेश्चन में कह रहा है, बताइए निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप हैं या नहीं। इसमें दो हमें चित्र दिए हुए हैं, पहला है PQRS, दूसरा है ABCD। ये भुजाओं की माप लिखी हुई है इनके ऊपर, देखिए भुजाओं के ऊपर। जैसे पहले वाले में हर भुजा 1.5 सेमी की है और दूसरे वाले में हर भुजा 3 सेमी की है। तो अब यहाँ पर अब ये कह रहा है कि ये समरूप हैं या आकृतियाँ। तो अगर दो आकृतियाँ मैंने आपको बताया, त्रिभुज को छोड़ के बाकी बहुभुजों के लिए मैंने सबके लिए आपके बताया, दो कंडीशन होनी चाहिए। नंबर 1, संगत भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए और उनके संगत कोण समान होने चाहिए। तो यहाँ संगत भुजाएं ले लेते हैं। संगत भुजाएं का मतलब आप इनको बता रहा हूँ मैं अभी। पहले वाले त्रिभुज की आधार भुजा, सॉरी पहले आकृति की आधार भुजा, दूसरे आकृति की आधार भुजा, इनका अनुपात निकालिए। मतलब पहले का आधार PQ है, दूसरे का आधार AB है, ये संगत है, उसका आधार उसका आधार। तो PQ अपॉन AB ये निकालिए, कितना आया, इज इक्वल टू 1.5/3। इसको हम 1.5/3.0 भी लिख सकते हैं, डेसिमल हट जाएगा तो 15/30 1/2। इसी तरह से अब राइट साइड वाली दोनों की भुजाएं ले लीजिए, संगत हो गई। QR/BC वो भी 1/2 आएगा। ऐसे RS/CD संगत का अनुपात वो भी 1/2 आ रहा है। अब लेफ्ट साइड की SP/DA ये भी 1/2 आ रहा है। लेकिन कोण देखिए, चित्र से साफ दिखाई दे रहा है कि दूसरे वाले चित्र में तो सभी कोण 90 डिग्री दिख रहे हैं, लेकिन पहले वाले में 90 डिग्री है दिख ही नहीं रहा। ठीक है, दो आमने सामने के अधिक कोण, दो आमने सामने के न्यून कोण दिखाई दे रहे हैं, तो इनके संगत कोण तो बराबर है ही नहीं। तो इसमें एक ही कंडीशन लागू हो पा रही है, दूसरी लगी नहीं पा रही है, जबकि दोनों लगनी चाहिए थी। तो ये समरूप नहीं आकृतियाँ। ठीक है बच्चों, अब प्रश्नावली 6.2 में भी थोड़ा मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। 6.2 में यहाँ पर थेल्स जो प्रमेय मैंने कल बताई थी, क्या बताई थी वो थेल्स प्रमेय, क्या बताई थी, ये बताई थी कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, वे बिंदु इन रेखाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। कल मैंने बताया था, चित्र बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्रश्नावली उसी का प्रयोग करके होगा। यहाँ पर जो प्रश्न दिया हुआ है हमारा, देखिए चित्र में DE समांतर BC है, ये हमें दिया हुआ है, DE और BC समांतर हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड पार्ट दिए, मैं फर्स्ट पार्ट बता रहा हूँ, सेकंड आप स्वयं बनाएंगे। फर्स्ट पार्ट में हमें ये बताना है यहाँ पर अब, क्या DE समांतर है BC। तो इसमें मान दे रखे भाई, चित्र में हमें मान दिए हुए हैं। यहाँ पर एक तो हमें DE समांतर BC दिया हुआ है, DE समांतर BC हमें दिया हुआ है। AD की वैल्यू 1.5 सेमी है, DB की वैल्यू 3 सेमी है, AE की वैल्यू 1 सेमी है, EC की वैल्यू हमें निकालनी है। तो हम यहाँ पर देखते हैं, थेल्स की थ्योरम लगाते हैं, क्योंकि हमें दिया हुआ है DE समांतर BC, अर्थात एक भुजा BC के समांतर हमने DE खींची, तो ये DE रेखा AB और AC इन दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगी। मतलब AD/DB इज इक्वल टू AE/EC। अब हमने वैल्यूज पुट कर दी यहाँ पर जो हमें दे रखी है चित्र में। AD की जगह 1.5 और DB की जगह 3 और इज इक्वल टू यहाँ पर AE की जगह 1 और EC हमने निकालना है, EC लिख दिया। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए, ऊपर डेसिमल हटाते हैं तो हर में हम डेसिमल के बाद अगर हम ऊपर डेसिमल हटाएंगे तो नीचे डेसिमल के बाद कितने अंक होते हैं, 0 बढ़ा देते हैं। तो 15/30 इज इक्वल टू 1/EC। आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 15 EC इज इक्वल टू 30, EC इज इक्वल टू 30/15, 2 सेंटीमीटर हमारी ये वैल्यू आ गई। तो अब सेकंड पार्ट आप बना के मुझे भेजिएगा अभी। ठीक है, अब एक सवाल और ले रहा हूँ, दूसरा प्रश्न इसी प्रश्नावली का 6.2 का। किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E तथा F स्थित हैं। निम्नलिखित में प्रत्येक स्थिति में बताइए कि क्या EF समांतर QR है।
अब हमें यह बताना है, देखिए बिल्कुल उल्टा हो रहा है थेल्स प्रमेय का, वही प्रमेय है। पहले हमें यह दिया था कि एक एक भुजा के समांतर एक दूसरी रेखा हमने खींची थी, वो अन्य दो भुजाओं को दो बिंदुओं पर काट रही थी। तो उन दो भुजाओं में जब कट कर रही थी और प्रतिच्छेद कर रही थी तो उनके अनुपात दोनों तरफ बराबर आते थे। अब हमें अगर ये बराबर अनुपात आते हैं बाईं तरफ की और दाईं तरफ की लाइंस में जहां ये कट कर रही है रेखा, अगर ये अनुपात बराबर आ जाते हैं तब हम कहेंगे कि ये समांतर है। ठीक है, तो ये प्रश्न हमें जो दिया है यहाँ पर दूसरा प्रश्न, इसमें हमने EF समांतर QR लाना है। तो जो जो चीज़ दे रखी है इसमें फर्स्ट पार्ट को ले रहा हूँ मैं, बाकी आप बनाएंगे। PE इज इक्वल टू 3.9 सेमी, EQ इज इक्वल टू 3 सेमी, PF इज इक्वल टू 3.6 सेमी और FR इज इक्वल टू 2.4 सेमी। तो थेल्स प्रमेय अगर यहाँ पर हम लगाएं तो PE अपॉन EQ बराबर PF अपॉन FR आना चाहिए, तब हम कहेंगे कि QR के समांतर EF है या EF समांतर है QR, तब अगर ये बराबर आएंगे दोनों अनुपात। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम PE की वैल्यू हमने रख दी 3.9 अपॉन EQ की वैल्यू लेफ्ट साइड में, वहाँ अपॉन में 3 और हमने इसको ऊपर डेसिमल हटाया 39 अपॉन 30, या आ गया सिंपल करके 13 अपॉन 10, 3 से डिवाइड हो गया ऊपर नीचे। अच्छा, अब हम राइट साइड PF अपॉन FR भी निकालते हैं, वो भी इतना ही आना चाहिए। PF अपॉन FR 3.6 अपॉन 2.4, डेसिमल से डेसिमल हट जाएगा, बराबर स्थान पहले है दोनों, ऊपर अंश में भी हर में भी, तो 36 अपॉन 24 यह आ गया। अब हम 12 से इसको डिवाइड कर देते हैं, 3 जा और नीचे 2 जा, तो 3 अपॉन 2। तो यहाँ पर PF अपॉन FR आ रहा है 3 अपॉन 2, जबकि PE अपॉन EQ क्या आया था, वो आया था 13 अपॉन 10। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल नहीं आ रहे हैं, अर्थात PE अपॉन EQ बराबर नहीं है PF अपॉन FR। तो हम कह सकते हैं कि EF QR के समांतर नहीं है। तो बच्चों मैं अभी सवेरे के सत्र में इतना ही बता रहा हूँ, मैं फिर बताऊंगा आगे को, लेकिन अभी ये जो प्रश्न शेष बच रहे हैं इसी से संबंधित, इनको आप हल करके गृह कार्य के रूप में मेरे पास ग्रुप में भेजिए।